एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7th और 8th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पैटर्न सेम रहेगा, पहले हम लोग आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे आज और कल के, उसके बाद ही हम लोग रिवीजन की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज। तो कौन से स्टेट की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को हाल ही में इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द एलिस कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार स्टेट की, ठीक है। और इसको डेवलप किया गया था 1916 में, जबकि एक कॉलेज प्रोफेसर थे यहाँ पे जिन्होंने पहली बार फील किया था कि हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको डेवलप किया गया था और फिर कुछ डेकेड्स इसने फंक्शन किया, लेकिन बाद में इसको फिर सील कर दिया गया था 1995 में। रीज़न क्या था? जो ऑब्जर्वेटरी है इसके कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट मिसिंग होने लगे थे, मतलब वहाँ से गायब होने लगे थे, तो इसी वजह से इसको बाद में सील कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सी स्टेट की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, याद रखिएगा, बिहार स्टेट की। नेक्स्ट है, लार्सन एंड टूब्रो साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू सेट अप एन IT इनेबल्ड सर्विसेज टेक्नोलॉजी पार्क। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लार्सन एंड टूब्रो ने कौन से स्टेट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसकी हेल्प से ये एक IT पार्क को डेवलप करेंगे। तो लार्सन एंड टूब्रो ने हाल ही में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और अब ये सेटअप करेंगे एक IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज टेक्नोलॉजी पार्क को, कहाँ पे? वडोदरा में, ठीक है। तो लार्सन एंड टूब्रो डेवलप करेगा इस IT पार्क को अगले 5 सालों के अंदर। लागत कितनी आएगी इस प्रोजेक्ट के लिए? 7,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ऐसा मानना है कि इसके थ्रू ये जॉब्स प्रोवाइड करेंगे 2,000 इंजीनियर्स को, और साथ ही लगभग 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे इसकी हेल्प से अगले 5 सालों के अंदर, ठीक है। तो ये जो डेटा बता रही हूँ ये बिल्कुल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए बताया जाता है ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें दिमाग में रख पाएँ, ठीक है। इससे क्या होता है, आप ज़्यादा देर तक इस पिक्चर को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि लार्सन एंड टूब्रो ने कौन से स्टेट के साथ ये MOU साइन किया है, ये है गुजरात स्टेट, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे कि गुजरात स्टेट के साथ कौन सी कंपनी ने ये MOU साइन किया है IT पार्क को सेटअप करने के लिए, तो उसका नाम भी याद रखिएगा, लार्सन एंड टूब्रो। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट। तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की रिसेंट अनाउंसमेंट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अब सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश के खांडवा में, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये जनरेट करेगा लगभग 600 मेगावाट तक की पावर, कब तक? 2022 से 23 तक। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसकी लागत कितनी आएगी, लगभग 3,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट फिलहाल ऑपरेशनल है, कहाँ पे? रामागुंडम इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और इसको ऑपरेट कौन करता है? NTPC, ठीक है। ये इंडिया की हमने बात की प्रेजेंट में, और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अब सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया to list its payment gateway platform on the income tax department's TIN 2.0 platform। तो याद रखिएगा, फेडरल बैंक इंडिया का पहला बैंक बन चुका है जिसने कि अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट कर दिया है ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स TIN 2.0 प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो पेमेंट गेटवे है अब ये इनेबल करेगा टैक्स पेयर्स को कि वो जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग ऑनलाइन मोड, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड,
डेबिट कार्ड या फिर UPI का यूज़ करके या फिर नेफ्ट और RTGS या किसी भी तरह की इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी पहली बैंक है इंडिया की जिसने की लिस्ट कर दिया है अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पे। ये है फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, विच कंट्री चेयर्स द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। एक्चुअली इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 15 नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिप्लोमैट्स को, जिसमें कि US, चाइना और रशिया भी आते हैं। कौन से मंथ में? अक्टूबर में। और ये इनकी स्पेशल मीटिंग है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया को जो है इलेक्ट किया गया था एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2 सालों के लिए। और इंडिया का जो ये टेन्योर है काउंसिल में, ये कब खत्म हो जाएगा? इसी साल दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2022 में। ठीक है, तो फिलहाल इंडिया जो है चेयर कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी को 2022 के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, चीफ जस्टिस रमन हैज रिकमेंडेड विच जस्टिस एज हिज सक्सेसर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर NV रमन ने हाल ही में रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम, और अब ये इनके सक्सेसर बनेंगे और ये हैं 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो NV रमन की बात करें तो ये रिटायर होने वाले हैं 26 अगस्त 2022 को, और उसके बाद जो है जस्टिस उदय उमेश ललित इनकी पोजीशन को संभालेंगे एज हिज सक्सेसर। ठीक है, और जस्टिस उदय उमेश ललित के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया जाएगा एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये बनेंगे हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये क्वेश्चन 3 स्टार का है या 5 स्टार भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जो है कभी कभी क्या करते हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम ना पूछे, ये पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल फॉर अडॉप्टिंग द काउज। तो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल को, काउज को बेसिकली अडॉप्ट करने के लिए। और इसका एम क्या है इस स्कीम का? ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर मिल सके काउस को। ठीक है, तो लगभग 1300 लोगों ने अब तक डोनेट किया है गौशालास के लिए, जिसको हम काउ शेल्टर्स भी कहते हैं। और इसमें से 123 शेल्टर्स को रजिस्टर कर दिया गया है ऑन द पुण्यकोटि दत्तू योजना पोर्टल अक्रॉस द स्टेट, और 60 और सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन फिलहाल प्रोग्रेस में है। ठीक है, और ये डेटा हमें कहाँ से मिला है? एज पर द स्टेट एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है योजना कौन से स्टेट की है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, जिसमें ये बात हुई है कि जो चीतास हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा अफ्रीका से इंडिया में, और उसमें जो है IOC हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस MOU के तहत जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो कंट्रीब्यूट करेगा 50.22 करोड़ रुपीस अगले 4 सालों में इस प्रोजेक्ट के लिए, और टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की कितनी है? 75 करोड़ रुपीस। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि इंडिया और नामीबिया की गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके तहत ये डिसाइड था कि नामीबिया से चीतास को इंडिया में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन हेल्प कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, विच मेजर ई-कॉमर्स कंपनी पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवेज टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज। तो अमेजॉन इंडिया ने पार्टनरशिप की है इंडियन रेलवेज के साथ में, ताकि जो इनकी डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको बूस्ट किया जाए कंट्री में। और इसी के साथ ये पहली ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है जो कि इंगेज हुई है इंडियन रेलवे के साथ टू बिल्ड एंड एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट थ्रू रेल नेटवर्क्स, और पहली बार इसने ये पार्टनरशिप की थी 2019 में। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप के तहत जो अमेजॉन है वो अब अपने पैकेजेस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऑन मोर देन 110 इंटरसिटी रूट्स, और इसकी हेल्प से ये अपने कस्टमर्स को 1 से 2 दिन की डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये कौन सी मेजर ई कॉमर्स कंपनी है जिसने इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेट किया है? ये है अमेजॉन। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड इन द फॉर्चून 500 लिस्ट इन 2022। तो हाल ही में फॉर्चून 500 लिस्ट जो है रिलीज कर दी गई है। इसमें पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी बैंक थी जो कि फीचर हुई है इंडिया से, और इसकी रैंक थी 236 पोजीशन। ठीक है, और याद रखिएगा यूएस रिटेलर वॉलमार्ट ने जो है टॉप किया है इस लिस्ट को। ठीक है, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इसमें पहली बार फीचर किया गया है इस लिस्ट में, और इसकी रैंक थी 98। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रैंक है वो आ गई है 104 पे। फिर ऑयल एंड पावर PSUs, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, BPCL, ये सारी कंपनी भी फीचर हुई हैं इस लिस्ट में। और इसके अलावा इसमें टोटल 9 इंडियन कंपनीज हैं, जिसमें कि 5 स्टेट ओन्ड हैं और रेस्ट 4 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी इंडिया की इकलौती बैंक है जो कि फॉर्चून 500 लिस्ट में इस साल फीचर हुई है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो सकता है आपसे रैंक भी पूछ लें, तो रैंक भी ध्यान में रखिएगा। कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस बना के भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी बैंक या कंपनी है जो कि इस साल के फॉर्चून ग्लोबल 500 में नहीं लिस्ट हुई थी। तो 2-3 जो है मेजर नाम आपको दे देंगे, फॉर एग्जांपल LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, फिर चौथा नाम कुछ और दे देंगे, आपको जो है ऑड वन आउट करना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है तेजस्विन शंकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट। तो तेजस्विन शंकर जो है फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने मेंस हाई जंप मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो इन्होंने जो है 2.22 मीटर्स का टारगेट क्लियर किया, और इसी के साथ ये थर्ड आए और जीत लिया ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इनके नाम अभी फिलहाल हाई जंप नेशनल रिकॉर्ड भी है 2.29 मीटर्स का। ठीक है, मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में कॉमनवेल्थ गेम्स के जो भी इंपॉर्टेंट विनर्स हैं या फिर वेन्यूज़ का, ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लें, ताकि क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे। तो एक जगह समराइज रहेगा तो आपको रिवाइज करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ उसको बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ वाटर शॉर्टेज फॉलोइंग एन अनयूजुअली ड्राई समर। तो डच गवर्नमेंट मीन्स द नीदरलैंड्स ने हाल ही में डिक्लेयर किया है वाटर शॉर्टेज को, क्योंकि यहाँ पे एक अनयूजुअली ड्राई समर देखा जा रहा है, जहाँ पे किसी भी तरह की फिलहाल रेन फोरकास्टिंग नहीं है अगले कुछ महीनों में। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इंटेंस हीट वेव ने हिट किया है लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप को अलॉन्ग विद US पिछले ही महीने, और इसके बाद जो है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ डच पॉपुलेशन एक्चुअली रहते हैं बिलो द सी लेवल, और इसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉट जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम बन के सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वाटर ट्रैफिक की भी हैम्परिंग हो रही है, और रिवर्स भी जो है सिल्ट अप हो रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने वाटर शॉर्टेज हाल ही में डिक्लेयर किया है, ये है द नीदरलैंड्स। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। आज हम 3 कौन सी कैटेगरीज देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इसके बाद हम कुछ रैंक्स और इंडिसेस एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। ठीक है, ट्रस्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है, और इस वाले सेक्शन में तो आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन पार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे माउंट Fagradalsjol, which recently had the volcanic eruption, is located in which country? तो हाल ही में लावा और स्मोक देखा गया इस माउंटेन से, जो कि कहाँ है? नियर द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। ठीक है, Ayman al-Zawahiri, the Al-Qaeda leader, was killed by which country's air strike? एक्चुअली Ayman al-Zawahiri के ऊपर ब्लेम था कि इन्होंने प्लॉट किया था अगेंस्ट 9/11 अटैक्स, किसके साथ मिलकर? ओसामा बिन लादेन। ठीक है, और हाल ही में इनको किल कर दिया गया है US की एयर स्ट्राइक द्वारा। विच कंट्री पास द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमी कंडक्टर बिल? सबसे पहले चिप्स का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि चिप्स में H किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, या फिर S बता दीजिए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है ना, राइट? तो इस वजह से आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, और कौन से कंट्री का ये बिल है, आंसर हो जाएगा USA। एम क्या है? असिस्टेंस या फिर हेल्प प्रोवाइड करना और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करना $280 बिलियन तक की सभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को USA में, जो कि अभी फिलहाल कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं चाइना की वजह से। ठीक है,
तो $52 बिलियन तक की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी यूएस गवर्नमेंट, और उसके अलावा कुछ एडिशनल टैक्स क्रेडिट इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो कई बार सिर्फ इतना भी पूछ सकते हैं कि चिप्स बिल किस चीज से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा सेमी कंडक्टर्स। चाबहार पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये चाबहार पोर्ट है ईरान में, और हाल ही में चाबहार डे को सेलिब्रेट किया गया है टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, और इस डे के उपलक्ष्य में एक जो है कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई सिटी में। ओके, विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। ये है कंट्री उज्बेकिस्तान, और ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि हाल ही में एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को कंडक्ट किया गया था उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रैंक्स एंड इंडिसेस। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इंडियाज रैंक हैज बीन इम्प्रूव्ड इन 2022 एज कंपेयर टू 2021। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है, यहाँ पे बताना है कि कौन से ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें जो है 2021 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2022 में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट है इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें जो है 2022 में इंडिया की रैंक है 83 और 2021 में ये रैंक थी 90। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम इम्प्रूव किए हैं इस साल, और इस वजह से ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आपसे पूछेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉपर कंट्री कौन सी है, तो वो है जापान। ठीक है, देखिए एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं पूछेगा इस तरह का कि 2022 में कौन से इंडेक्स में हमने इम्प्रूव किया है, ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए है। और इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रेजेंट करने का मकसद क्या है कि आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हम ये भी देख रहे हैं कि इस साल इंडिया की रैंक क्या थी, फिर टॉपर कंट्री कौन सी है ये भी, और इसके अलावा हम कई क्वेश्चन में टॉप 3 कंट्रीज भी देखेंगे। ठीक है, फिर है जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें जो है इस साल है इंडिया की रैंक 135 अमंग 146 कंट्रीज, और 2021 में इनकी रैंक थी 140 अमंग 156 कंट्रीज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमने इस साल जेंडर गैप रिपोर्ट को भी अपने इम्प्रूव किया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और टॉप 3 कंट्रीज की बात करें जेंडर गैप रिपोर्ट से, तो ये कौन सी कंट्रीज हैं, फर्स्ट है इसमें आइसलैंड, सेकेंड है फिनलैंड, और थर्ड है नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें जो है इस साल इंडिया की रैंक है 37, और लास्ट ईयर हम थे 47 पोजीशन पे, तो जाहिर सी बात है इसमें भी हमने इम्प्रूव किया है, राइट। और इसमें अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें हम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था डेनमार्क, सेकेंड पे है स्विट्जरलैंड, और थर्ड पे है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें एक्चुअली हम इस साल बॉटम पोजीशन पे हैं, मतलब 180। ठीक है, तो 180 कंट्रीज को इसमें फीचर किया गया है, तो 180 कंट्रीज को ही फीचर किया गया है और हम 180 पोजीशन पे हैं, तो जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसमें हमने कुछ भी इंप्रूव नहीं किया है, बल्कि हम और वर्स्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो फर्स्ट थी इसमें डेनमार्क, फिर सेकेंड थी यूके, और थर्ड थी फिनलैंड। ठीक है, तो ये वाला रैंकिंग छोड़ के बाकी सब में हमने इंप्रूव किया है। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो कर्नाटका जो है इस इंडेक्स को टॉप कर चुका है तीसरी बार लगातार, और कर्नाटका को फॉलोअप किया सेकेंड पोजीशन पे तेलंगाना ने, थर्ड था इसमें हरियाणा, और फोर्थ था महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 3 आपको सिर्फ याद रखना है, कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात करें, तो इसमें जो है मणिपुर टॉप पे था, और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में चंडीगढ़ वॉज एट द टॉप। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट पोजीशन डज न्यू दिल्ली होल्ड इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022। इसमें जो है न्यू दिल्ली की रैंक थी 112 और मुंबई की रैंक थी 117। ठीक है, तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो टॉप 3 सिटीज कौन सी थी, फर्स्ट पोजीशन पे था इसमें वियना ऑस्ट्रिया से, सेकेंड पे था कोपेनहेगन डेनमार्क से, और थर्ड पे था ज्यूरिक स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो इस एक स्लाइड में आपने बहुत कुछ सीखा। और एक चीज़ और ये कि 2021 की जो यहाँ पे रैंक बताई है, ये सब बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2022 का डेटा ही याद रखना है, और वही रेलेवेंट है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादातर क्या पूछते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, या अगर वो नहीं पूछा तो फिर ये पूछ लेते हैं कि टॉपर कौन सी कंट्री इसमें रही। ठीक है, टॉप 3 भी अगर आप याद में नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको फर्स्ट लेकिन जरूर याद रखना है। ठीक है, कि पहली कंट्री किसमें कौन सी थी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर।
ये जो अवार्ड है ये हाल ही में प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, ठीक है। सूराराई पोत्रू विच वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीचर फिल्म इन द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड इज फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये जो सूराराई पोत्रू है इसको बेस्ट फीचर फिल्म डिक्लेयर किया गया है 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में, और ये कौन सी लैंग्वेज की मूवी है? आंसर हो जाएगा तमिल लैंग्वेज। जेसी डेनियल अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा इन विच लैंग्वेज। तो जेसी डेनियल अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड है मलयालम सिनेमा का, और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में रिनाउंड फिल्म मेकर KP कुमारन को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है मलयालम सिनेमा में। Which Indian filmmakers were awarded the Icon Award at the 2022 London Indian Film Festival? तो इसमें जो है कौन से इंडियन फिल्म मेकर्स हैं जिनको आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है? ये हैं अपर्णा सेन और नंदिता दास, ठीक है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया 4 सिटीज़ में बेसिकली, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और हीट्स। Which is the first non-English language series to be nominated for the best drama at the Emmy Award? तो पहली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज जिसको कि नॉमिनेट किया गया है एज द बेस्ट ड्रामा इन द एमी अवार्ड्स, ये कौन सी सीरीज है? इसका नाम है स्क्विड गेम, ठीक है। और याद रखिएगा सक्सेशन जो सीरीज थी इसको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे इस साल। जापान गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिजेंथेमम टू विच पर्सनैलिटी? तो जापान गवर्नमेंट ने हाल ही में ये प्रेजेंट किया है शिंजो आबे को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनस हत्सना साइनिंग ऑफ।